इसको सरकारी हत्या का संज्ञा दिया। टीम में लोग थे और टीम का लीडर था। इन लोगों के विरुद्ध हत्या की मुकदमा दर्ज हो, इन लोगों की गिरफ्तारी हो। अगर भरत तिवारी को गोली चलानी होती और पुलिस वालों की हत्या करनी होती तो उस समय क्या चेयर पर बैठकर घर में पुलिस वाला बात कर रहा है, उस समय वह गोली भरत तिवारी नहीं चला सकता था। बिहार के भोजपुर में पिछले दिनों भरत तिवारी के पुलिस एनकाउंटर में हुए मौत के बाद से पूरे बिहार में एक रोष व्याप्त है। सभी लोग पुलिस के इस कार्रवाई पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण में पुलिस की जो भूमिका है वो काफ़ी संदिग्ध दिखाई पड़ रही है और तमाम बुद्धिजीवी बिहार के जो लोग हैं वो सामने आ रहे हैं और इस इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जन सुराज पार्टी के क्षेत्रीय प्रभारी विचार मंच के अनिल मणि त्रिपाठी जी हैं, अधिवक्ता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस पूरे मुठभेड़ को देखते हैं। ये जो सर मुठभेड़ हुआ है जिसमें भरत तिवारी की जान चली गई है, इसको किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं सर? पहले तो आपको पुनः मैं करेक्ट करूं कि भिड़ंत तो हुई ही नहीं जी। भिड़ंत तो तब कहा जाता ना जब दोनों तरफ से गोलीबारी होती, तो गोलीबारी तो हुई नहीं, वहां तो हत्या की गई एक तरफ से। इसको सरकारी हत्या का संज्ञा दिया जा सकता है, इसमें कहीं अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन पुलिस तो अपने बचाव में कह रही है कि बाद में जो भरत तिवारी है उन्होंने फिर एक बार हथियार उठा लिया और पुलिस पर हमला करने की कोशिश की और तमाम वीडियो भी हैं जिसमें पहले भी उन्होंने पुलिस पर फायरिंग किया हुआ है। पुलिस पर फायरिंग करने की जहां तक बात है, वो एक दिन या 2 दिन पहले पुलिस गई थी उनके यहाँ उठाने के लिए, भरत तिवारी के यहाँ। उसमें उसकी माँ आकर के और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से करे कि बेटा ऐसा मत करो। थाना प्रभारी या पुलिस, मैं नहीं समझता कि ये सोचो या जो भी हो, वहां बैठ कर के कुर्सी पर बगल में अगर भरत तिवारी को गोली चलानी होती और पुलिस वालों की हत्या करनी होती तो उस समय क्या चेयर पर बैठकर घर में पुलिस वाला बात कर रहा है, उस समय वह गोली भरत तिवारी नहीं चला सकता था। कहां चली गोली और भिड़ंत कहां हुई है और पुलिस को सेल्फ डिफेंस की जरूरत कहां पड़ी, बताया जाए मुझे। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं पुलिस को सेल्फ डिफेंस में गोली चलानी पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अभी पूर्व डीजीपी का मैं सुन रहा था 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पर है, श्री अभयानंद जी का, वो बिहार के डीजीपी से अवकाश प्राप्त। तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मंच से घोषणा कर दे कि मैं तुम्हें खुली छूट देता हूं, किसी को भी मार दो। तो यह कोई रिटन तो है नहीं, मुख्यमंत्री कह दिया गैर कानूनी तौर तरीका से, गैर संवैधानिक तौर तरीका से मंच से कह दिया मुख्यमंत्री। तो क्या पुलिस उसी आधार पर काम करेगी? और जब न्यायालय में ट्रायल होगा तो क्या मुख्यमंत्री बचाने आएंगे? वहां तो जो एसपी होगा, एसएसपी होगा, एसएचओ होगा, पुलिसकर्मी होगी, उन्हीं को ट्रायल फेस करना होगा। क्या उस समय कहेंगे कि हमें खुली छूट मिली थी मुख्यमंत्री के द्वारा और उसमें न्यायालय छोड़ देगा? क्योंकि वह गैर संवैधानिक बात है। खुली छूट पुलिस नहीं, मंच से कह देते हैं मुख्यमंत्री, नेतागण, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मैं पुलिस को खुली छूट दे दी है। तो क्या इसके लिए वो तो गैर संवैधानिक तरीका से मौखिक बोल दिया मंच पर, सरकार का नेतृत्व जो करता है, लेकिन उसको आप कानूनी तौर पर न देखें, आप रिटन में। अब सबसे तो बड़ी बात है कि उस टीम का लीडर कौन था और टीम का लीडर होते हुए किसने आदेश दिया गोली चलाने के लिए। तो पुलिस अपने डिफेंस में तरह तरह की बात कहेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। न भिड़ंत हुआ, न इनकाउंटर हुआ, वह एक तरफा सरकारी हत्या है। भरत तिवारी की सरकारी हत्या हुई है, सरकार के द्वारा हत्या की गई। थाना प्रभारी का एक बयान आया हुआ है हाल में, उन्होंने कहा है कि हम लोग ने अंत तक प्रयास किया कि भरत की जान बचाई जाए, अगर उसको मारना होता तो पहले ही मार देते।
बिल्कुल गलत बात है, 100% गलत बात है। वहां की जनता सीधे तौर पर चिल्ला, अगर आप सुने होंगे सोशल मीडिया के द्वारा, वहां की जनता चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, कई वृद्ध लोग बोल रहे हैं कि गोली मत चलाइएगा भरत तिवारी पर, गोली मत चलाइएगा भरत तिवारी पर। लेकिन पुलिस मानी कहाँ? उसके लिए तो पूरे टीम के साथ मारने के ही उद्देश्य से एसटीएफ का टीम गया था, तो वहां बचाने की कहां बात आई? ये बिल्कुल निराधार और बेसलेस बात। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से भरत तिवारी एक युवा था जिस पर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, उसको एक थाने के पुलिस या चंद अधिकारी भी उस मामले को हल कर सकते थे? निश्चित रूप से आपने मेरे मुंह की बात छीन ली कि पुलिस वहां बैठ करके, एसएचओ अगर चाहते तो निश्चित रूप से बैठ करके यह समस्या का समाधान कर सकते थे। और ऐसा नहीं था कि वो पागल था, यह कहना बिल्कुल गलत है। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था, दीनहीन गरीबों को, दलित पिछड़ों के बीच में जाकर के उनका सहयोग करने का कार्य करता था। कहीं से विस्थापित लोग आए थे, उनको सरकार गड्ढा में जमीन दे दी थी विस्थापन के बाद, और वहां रहने के लिए मजबूर कर रही थी सरकार। उसके विरुद्ध में वह लड़ाई लड़ता था, गरीबों का मसीहा था। जैसा कि अभी मैं देख रहा हूं, उसके अंतिम संस्कार में लाखों की भीड़ है, कतारबद्ध तरीका से लोग लगे हुए हैं और हजारों गाड़ियां हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि वह गैर सामाजिक कार्यकर्ता था, गैर सामाजिक व्यक्ति था, और उसके विरुद्ध में इसके पहले एक भी आपराधिक इतिहास कहीं किसी थाने में या न्यायालय में दर्ज नहीं है। इसलिए यह पुलिस अपने बचने के लिए तरह तरह की हथकंडा अपना रही। क्या लगता है कि युवाओं को इससे सीख लेने की ज़रूरत है कि जो भरत तिवारी ने जो रास्ता अपनाया था, वो कहीं न कहीं गलत था जिसकी वजह से ये अंजाम हुआ? निश्चित रूप से ये सब, इसका मैं प्रबल विरोधी हूं कि गैर कानूनी तौर तरीका से सामाजिक स्तर पर हथियार लहराएं, इसका मैं विरोध करता हूं। लेकिन मूली उखाड़ने वाले को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है। गैर संवैधानिक कार्य करके किसी की हत्या नहीं की जा सकती है। उसके लिए भारत का संविधान है और जीवन जीने का सबका अधिकार है, यह मूल अधिकार में आता है। यानी जिस तरीके से भरत ने कानून हाथ में लिया था, पुलिस ने भी कानून हाथ में ले लिया। कानून भरत तिवारी हाथ में नहीं लिया था, वह शासन प्रशासन के कुव्यवस्था से, अभी मैं बताया, इसके पहले जो प्रश्न का मैं जवाब दे रहा था उसमें आया कि किसी गांव से विस्थापित लोग आए थे, वहां सरकार का जो लॉ एंड ऑर्डर है या सरकार की जो व्यवस्था है उसको गड्ढे में रहने के लिए मजबूर सरकार कर दी थी, उसी की लड़ाई लड़ रहा था। और बार बार अभी जो हो रही थी कि एसडीएम नेतृत्व कर रहा था, तो शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था से वो क्षुब्ध था। उसे नहीं लग रहा था कि न्याय हमें मिलने वाला है और इन गरीब मजबूर लोगों को न्याय मिलने वाला है, तो वह क्षणिक लाभ के लिए हथियार का सहारा ले लिया, जिसका मैं विरोध करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं, आप भी अधिवक्ता हैं, क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा भरत तिवारी को? न्यायिक जांच से कुछ नहीं होता है। मैं सीधे तौर पर जन सुराज के तरफ से मांग करता हूं कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच के बाद न्यायिक जांच से कोई लाभ होने वाला नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात कि जहां तक मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी जो न्यायिक जांच की बात कर रहे हैं, तो पहले अपना न्यायिक जांच करा लेना। हमारे प्रणेता जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी चिल्ला चिल्ला कर विगत विधानसभा चुनाव के पहले और अभी भी बोल रहे हैं, तो वह अपना स्पष्टीकरण पहले दे दे। उनसे आशा नहीं किया जा सकता कि वह उनके द्वारा कराई गई न्यायिक जांच निष्पक्ष होने वाली है। तो सर सीबीआई की जांच से कुछ हो सकता है? तमाम सीबीआई के पास जो बिहार के केस गए, हाल फिलहाल आप जो नीट की छात्रा का मामला हो उसमें देख रहे हैं कि सीबीआई की फजीहत हो रही है न्यायालय में।
लग रहा है कि सीबीआई के पास जाएगा तो ये केस सॉल्व हो निश्चित पाएगा। रूप से यही तो हमारी बात है। अब मैं जो कहना चाहता था यही आप बात कह दिए कि डबल इंजन की सरकार है और डबल मैं इंजन। इसलिए पूछ रहा था ना, आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और निश्चित सीबीआई खुद सवालों के घेरे अब में है तो आजकल। अब यही बात है कि जैसे वह नौजवान सारे संविधान पढ़ा लिखा नौजवान सारी बातों को समझता है और भ्रष्ट तंत्र के व्यवस्था से उब गया था तो हथियार का सहारा लिया, तो यह तो मैं कर नहीं सकता। मैं एक अधिवक्ता हूं और भारत के संविधान को मानता हूं। भारतीय संविधान के द्वारा जो उपबंधित व्यवस्थाएं हैं, कानून है, उसी का रोजी रोटी के द्वारा हम अपना जीविकोपार्जन चलाता हूं, हमारा भरण पोषण होता है, तो वह हम कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब जो व्यवस्था है उसी में ना हम कहीं ना कहीं व्यवस्था ढूंढेंगे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सीबीआई के द्वारा जांच हो और सबसे पहले तो इन जो भी टीम में लोग थे और टीम का लीडर था, इन लोगों के विरुद्ध हत्या की मुकदमा दर्ज हो, इन लोगों की गिरफ्तारी हो। केवल निलंबन से और डिसिप्लिनरी एक्शन से, अनुशासनात्मक कार्रवाई से होने वाला नहीं है। यह तो हत्या की मामला है और हत्या के मामला में हत्या की प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, अभियुक्तों को रिमांड पर लेना चाहिए। आपके पार्टी के नेता प्रशांत जी आगे क्या कुछ करने वाले इस पूरे मामले में? हमारे पार्टी के नेता और हमारे पार्टी के लोग, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। उस नौजवान की जो सरकारी हत्या हुई है, उसके परिवार के लोगों को और समाज के लोगों को जब तक न्याय नहीं दिलाते, सड़क से लेकर के सदन में तो हमारी भूमिका है नहीं, लेकिन सड़क से लेकर सदन के मुख्य द्वार तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, न्याय दिलवाएंगे। तो बात करें, बांकेपुर में उपचुनाव होने वाला है आगे चल के और लगातार वहाँ से जो है बीजेपी का कब्जा रहा है। नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष है वो वहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो क्या लगता है कि प्रशांत जी इस चुनाव लड़ेंगे वहाँ से और टक्कर देंगे बीजेपी को? निश्चित रूप से प्रशांत जी, अगर पार्टी के उच्च स्तरीय नेता लोग बैठक करके निर्णय लेते हैं कि प्रशांत जी चुनाव लड़ें, प्रशांत जी का चुनाव लड़ने की संभावना अधिक इसलिए बन रहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है, तो वहां अब तो राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई हो गई है। तो हमारे नेता राष्ट्रीय स्तर के हैं, हमारे संस्थापक ही उस स्तर के हैं, तो निश्चित रूप से अगर वहाँ हमारे पार्टी के उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया जाता है कि चुनाव लड़ना है जनसुराज को, तो जनसुराज अगर चुनाव लड़ेगा वहाँ से तो प्रशांत जी उम्मीदवार होंगे, आशा व्यक्त किया जा रहा है। पिछले विधानसभा के जो परिणाम आए उसको देखते हुए लगा कि पहले नंबर की पार्टी जो एनडीए रही और उसके बाद महागठबंधन रहा, जनसुराज जो है उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो क्या लगता है कि इस उपचुनाव में आप लोग नंबर 2 या नंबर 3? नंबर 2 और नंबर 3 के लिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वहां विजयी होने के लिए चुनाव लड़ेंगे। और आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि एक भी सीट नहीं आई, तो हमारी पार्टी का जन्म ही कितने दिन हुआ? अभी तो हमको लगता है कि शैशवा अवस्था में है। मान्यवर काशीराम जी जब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे तो उन्होंने वो कहा था स्पष्ट शब्दों में कि किसी भी राजनीतिक दल को अपना जीत हासिल करने के लिए और सदन में पहुंचने के लिए 15 साल का समय लगता है। 5 साल हारने के लिए, 5 साल हराने के लिए और 5 साल जीतने के लिए। तो अब तो हमारा 1 साल 2 साल की पार्टी है, अभी तो हम शैशवा अवस्था में हैं। और आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी कोई है बिहार में, मैं पूरे भारत की बात नहीं करता, बिहार में कोई संगठन के दृष्टिकोण से कोई मजबूत पार्टी अभी वर्तमान में है तो वह जनसुराज है। लगभग 1 करोड़ के लगभग कार्यकर्ता हैं हमारे जनसुराज में और 11-12 विंग हैं हमारे।
तो निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई बात नहीं है। वो पीछे की बातों को भूल जाइए और आगे का सुध हम लेते हैं और सतत प्रयासरत हैं, सफलता मिलेगी निश्चित रूप से। सारण प्रमंडल के आप क्षेत्रीय प्रभारी हैं विचार मंच के। किस तरीके से जनसुराज का भविष्य आप देख रहे हैं सारण प्रमंडल में? सारण प्रमंडल में जन सुराज का भविष्य उज्जवल है और हम अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से बुद्धिजीवियों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसदीय सरकार का गठन होता है, उसमें बुद्धिजीवियों की अहम भूमिका होती है और विचार मंच बुद्धिजीवियों का एक संगठन है। उसी में लोगों को जगाने का कार्य कर रहा हूँ। जो गर्दा बैठा हुआ है धूल धुलकण, उसको पोंछने का काम कर रहा हूँ और निश्चित रूप से जन सुराज का भविष्य उज्जवल है, सारण प्रमंडल ही नहीं पूरे बिहार में। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद हमको आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बातों को आम जनमानस तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। इसके लिए कोटि धन्यवाद।